एग्जाम का डर हो या पड़ोसी के ताने या रिश्तेदारों के ताने, घर वालों की डांट, हर चीज का एकमात्र इलाज फिंगर टिप डबल वन। जी हाँ, आपके गुंजित सर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीजें लेके आ रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। जो को लग रहा है ना कि कुछ नहीं किया हमने पूरे साल, या जिनको ये लग रहा है कि हमने बहुत मेहनत करी लेकिन तब भी हमारे को पल्ले नहीं पड़ी है मैथ्स, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इस चैनल में बने रहो। अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो, तो अभी फटाफट से जाके इसका सब्सक्राइब कर दो और उस दोस्त को जरूर भेज दो जिसको ये लगता है कि मेरा कुछ नहीं होगा। मेरी वीडियो को एंड तक देख लेना। मैं आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर का ओवरव्यू लेके आया हूं विद बोर्ड में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। बिल्कुल उनको कर लोगे, उनके आने की संभावना इतनी है ना जितने आप लोगों के पास होने की संभावना बढ़ जाएगी। बिल्कुल ये मत घबरा। देख, कोशिश नहीं करेगा तो जरूर हारेगा, लेकिन अगर थोड़ी सी कोशिश कर ली तो क्या पता जीत जाए। ठीक है, और जीतना है। अगर तू अपने पास ऑप्शन रखेगा तो तू नहीं जीत पाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो जरूर एंड तक देखना। इससे पहली बार जाके वीडियो देखोगे, पहले चैप्टर की मैंने आप लोगों को ओवरव्यू विद बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस करवा चुका हूं। सही सेम चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जिसकी हम लोग जो है रिवीजन कर रहे हैं। शॉर्ट ब्रीफ दूंगा और बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस बताऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों को मिलके ये लड़ाई लड़नी है। मेरी लड़ाई तेरे साथ लड़ने के लिए मैं रेडी हूं। एग्जामिनेशन हॉल तक मैं तेरे साथ खड़ा हूं। एग्जामिनेशन में हॉल में बैठना तो तुझे है। आखिरी लड़ाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ना, देखो अलजेब्रा अल्फाबेट से रिलेटेड है। अभी तक हम सिर्फ नंबर्स पढ़ रहे थे, लेकिन एक महान व्यक्ति आया कहीं से, उसने क्या करा, नंबर के साथ अल्फाबेट को जोड़ दिया और जोड़ के हमारे को थाली में पढ़ो कि लो बेटा तुम हमने इसको भी पढ़ना है। अब कहता क्या है कि एक एक्सप्रेशन है जो कंसिस्ट करती है कांस्टेंट्स, वेरिएबल, अलजेब्रिक ऑपरेशंस, जिन्हें फंडामेंटल ऑपरेशन कहते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबने पढ़ी है, इन्हें हम फंडामेंटल ऑपरेशंस कहते हैं आमतौर पे। अब इनके साथ में वेरिएबल और कांस्टेंट जुड़ रहा है। कांस्टेंट यानी वो वैल्यूज जिनकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। 4 यानी 4, 5 यानी 5। जैसे कि नंबर है 5 नंबर आए हैं पेपर में जी, तो 5 ही आए हैं। अगर किसी के 80 में से 72 आए हैं तो 72 नंबर फिक्स्ड है, उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे कर देते हैं ना, उसमें वो आगे एक जीरो लगा दिया, 1 0 2 0 3 0। एक ऐसी मैंने मीम देख रहा था मैं, तो उसमें बच्चे ने लिख रखा है वो कि उसको ये नहीं पता कि 1000 में जीरो कितने होते हैं, 100 में जीरो कितने होते हैं। उसने 100 में 3 जीरो लगा रखी थी। मैंने कहा वाह बहुत अच्छी चीज थी। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहता है आपका कि वो एक्सप्रेशन, ठीक है, जो कहीं ना कहीं कांस्टेंट वेरिएबल्स और अलजेब्रिक ऑपरेशन के फंडामेंटल ऑपरेशन लेके चल रही है। मैंने आपके सामने लिखी भी है, सी दिस। ऐसी कोई भी और एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही कंसीडर होगी आपकी। ये सारी की सारी जो एक्सप्रेशंस हैं 4y - 5। अब इसके अंदर तीन चीजें आई हैं। क्या ये पहली चीज तो देखो, जो ये अल्फाबेट आया है ये वेरिएबल है। क्या है ये? वेरिएबल, जिसके साथ कोई वेरिएबल यानी वैल्यू नहीं है, सिर्फ 5 फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है। क्या है ये कांस्टेंट कहलाता है। और वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसे कोएफिशिएंट कहते हैं। एक एक करके एक्सप्लेन भी करूंगा, फटाफट से आ जाते हैं। तो एक्सप्रेशन समझ में आ गया कि एक्सप्रेशन क्या होता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि जो कंसिस्ट करता है कांस्टेंट वेरिएबल्स, वेरिएबल में कोई भी अल्फाबेट, ठीक है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ए से लेकर जी तक। अलजेब्रा एक्स्ट्रा ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये चार ऑपरेशंस मिला के ही इसको बनाते हैं। जैसे यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस भी हो सकता था, ठीक है ना, और 4 और y आपस में मल्टीप्लाई हो ही रहे हैं। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक पार्ट है बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो वेरिएबल्स को लेके आता है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल में क्या होता है ना कि जितने भी होल नंबर्स हैं उनकी पावर्स होती है, ठीक है। जैसे दिस, ये वेरिएबल है x, यहाँ पे वेरिएबल है, यही वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है 2, तो ये क्या बन गई आपकी? पॉलिनोमियल बन गई आपकी जी। अब इसके अंदर समझना तीन चार चीजें समझने वाली। ये जो आया ये वेरिएबल है। क्या है ये? वेरिएबल। ये जो नंबर है ये कांस्टेंट है आपका। क्या है? कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू है, इसके साथ कुछ नंबर नहीं हो सकता। ये भी वेरिएबल है। अब वेरिएबल के अलावा एक चीज और आती है समझने वाली है, वो कोएफिशिएंट। सी यहाँ पे पूरी इक्वेशन में, पूरी सॉरी एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल है? अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे 2, नहीं जी एक ही वेरिएबल है, क्योंकि x सिर्फ x यूज हो रहा है। x 2 बार यूज हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन कितने अल्फाबेट यूज हो रहे हैं? तो एक ही अल्फाबेट यूज हो रहा है, वो है x, ठीक है। x स्क्वायर और अल्फाबेट एक हो गया। अब इसका कोएफिशिएंट अलग होगा और इसका कोएफिशिएंट अलग, मतलब x स्क्वायर और x दोनों अलग अलग है, एक कंसीडर नहीं होता। एक पे पावर है और एक पे पावर नहीं है। मैथ्स की खास बात यही है कि किसी पे पावर लग जाएगी तो वो अलग पार्ट हो जाता है, और जिस पे पावर नहीं होगी वो अलग पार्ट हो जाएगा, वो एक कंसीडर नहीं होगा। आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे कि एक पे x स्क्वायर और एक x है तो मैं इसको 3x लिख देता हूं या 3x स्क्वायर कर देता हूं, नहीं जी ये नहीं होगा। ये दो अलग अलग टर्म्स कहलाई जाएगी, ये एक पे पावर है और एक पे पावर नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं आगे कि अब इसके आगे की बात की जाए तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या कहलाएगा? x, इसके आगे जो नंबर होगा वो इसका कोएफिशिएंट है। x का क्या कहलाएगा? इसके आगे जो नंबर है 4, तो वो इसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। कोएफिशिएंट बेसिकली वेरिएबल के आगे आने वाला नंबर जो है वो उसका कोएफिशिएंट है, और उसके आगे जो साइन होगा वो भी लगेगा। यहाँ प्लस था, अगर यहाँ माइनस होता, सपोज यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ -4 होता है x का कोएफिशिएंट। समझ में आया? तो सिंपल सी बात है कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है जिसको हम नंबर्स, अल्फाबेट्स,
फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ मिला के एक एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके के फॉर्म में लिखते हैं। ये प्लस और माइनस क्या दर्शा रहे हैं, ये प्लस और माइनस यहाँ पे टर्म्स को दर्शाते हैं, जो कि मेरे को आगे बढ़ाना था। कांस्टेंट बता दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 3 4 पाई, पाई की वैल्यू सबको पता है आपका 22.7 या 3.14 दोनों होती है। वेरिएबल जो है एक सिंबल यूज होता है एक्सप्रेशन के लिए। अब कोई भी वेरिएबल का मतलब क्या है आप समझोगे, वेरी करना मतलब अलग अलग चीजों का आना। अब सी क्यों नाम दिया गया इसको वेरिएबल, मान लीजिए यहाँ पे कंडीशन रख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि x प्लस 5 सपोज करो x प्लस 5 इज इक्वल टू में आपका 4 है, ठीक है। ये कोई एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, सॉरी, कि ये आपको इक्वेशन गिवन है और इसको हमने सॉल्व करके अपने x की वैल्यू निकाली है। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 5 यानी -1। वही अगर मैंने आपको दे रखा है x - 4 + 5 तो x इज इक्वल टू में 5 + 4 = 9। अब सी यहाँ x की वैल्यू अलग आई और यहाँ x की वैल्यू अलग आई। इसका मतलब क्या है कि पहली बात तो हम अननोन वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, x I Z A B C ये सारे अल्फाबेट अननोन वैल्यू में है और इनकी वैल्यू सिचुएशन बेस्ड पे बदलती रहेगी, सिचुएशन वाइज बदलती रहेगी। कैसे बदली वो दोनों मैंने एक्सप्रेशन बता दिए कि एक कुछ क्वेश्चन दे रखा था जिसमें इक्वेशन ऐसी थी और एक क्वेश्चन दे रखा था जिसमें कुछ इक्वेशन ये थी। इसमें x की वैल्यू -1 आई, इसमें x की वैल्यू 9 आई, तो अलग आई दोनों में। इसे कहते हैं वेरिएबल, इसलिए इसका नाम पड़ गया वेरिएबल। कोई भी अल्फाबेट यूज हो रहा है तो वो वेरिएबल कहलाता है। 9th क्लास में पढ़ा था वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, ये सब पढ़ा था। 1 वेरिएबल यानी सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होगा, 2 वेरिएबल यानी जिसमें दो वेरिएबल यूज होंगे, जैसे x और y, ठीक है, a या b ऐसा। कोएफिशिएंट मैंने बताया आपका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होता है ये आपका, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी वेरिएबल है उसके साथ में जो नंबर होगा वो उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। टर्म्स की बात करते हैं तो टर्म्स बेसिकली एक्सप्रेशन का पार्ट है जो कि प्लस और माइनस के कारण से वो चेंज हो जाता है। जैसे यहां हुआ, यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 1 2 3 ये 3 टर्म्स बन रही हैं आपकी जो अलग अलग टर्म्स दिखा रही है। और वो टर्म्स कैसे बन रही हैं आपकी, प्लस और माइनस लगने से वो टर्म्स बन जा रही हैं आपकी, ठीक है जी। इसके बाद में हम लोग जो नेचर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है पॉलिनोमियल की, देखो हर चीज को सिस्टमैटिक तरीके से लगाना वो उसकी फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉर्म कहलाता है। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। जैसे आप लोगों ने अभी अपनी टेबल को सजा रखा होगा ना कि भाई मेरा सिलेबस है, डेट शीट बिल्कुल सामने लगा रखी होगी फोकस के साथ कि जो आपको दिखाता रहे कि यार 17 तारीख को पेपर है मेरा मैथ्स का, तो मुझे हटना नहीं है। वहीं बहुत से समझदार बच्चे हैं, वो टॉपर्स हैं, जिनको ये है कि उन्होंने अपना सिलेबस टाइम टेबल लगा दिया है, फिक्स कर लिया है कि मैं इतने घंटे ये पढ़ूंगा, इतने घंटे ये पढ़ूंगा, इतने घंटे पेपर सॉल्व करूंगा, इतने घंटे एनसीईआरटी करूंगा, इतने घंटे एनसीईआरटी एग्जाम्पल करूंगा, इतने घंटे कुंजित सर के दिए हुए क्वेश्चंस करूंगा। तो ये सब उन्होंने सिस्टमैटिक लगा रखा है, ठीक है। वो पहले से फोकस्ड है अपनी चीज को लेके कि भाई मुझे ये काम करना है, हर चीज सिस्टमैटिक होती है। उसी तरीके से मैथ्स भी बोलती है कि मुझे भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ठीक है, मुझे भी एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखो। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म आमतौर पर हम कई बार जाते हैं तो हम छोटे से बड़े पे जाते हैं, है ना, लेकिन यहां पे थोड़ा सा उल्टा होता है। हम इसको हमेशा लिखते हैं वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, जिस भी वेरिएबल की उस पूरी इक्वेशन या एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर होगी वो सबसे पहले आएगा। मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा कि जिसकी पावर ज्यादा है, जैसे 5x की पावर 3 है तो पहले आया, फिर 3x की पावर 2 आ गई, फिर और वेरिएबल की पावर देखनी है, सिर्फ वेरिएबल की पावर, उसके आगे के नंबर को नहीं देखना कि मान लो जिसमें नंबर ज्यादा है तो पहले नहीं, सिर्फ वेरिएबल की पावर। तो वेरिएबल की पावर किसमें ज्यादा थी, 3 वाले में, तो पहले आया। फिर कम उससे कम 2 वाली, फिर उससे कम x यानी 1 वाली, फिर उससे कम 0, क्योंकि नाम में कोई वेरिएबल है नहीं, फिर भी 0 आ गया। तो हमेशा हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे और इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। तरीका हमेशा, कई बार उल्टा उल्टा क्वेश्चन दिया रहता है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम, फिर उसके बाद में उसको हम सॉल्व करते हैं। ये तो एक ओवरव्यू था आपका जो मैंने दिया। अभी मैंने बीच में कई बार कुछ चीजें मैंने बोली कि ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में एक डिफरेंस डाल लेते हैं फटाफट से। क्या है एक्सप्रेशन, क्या कहता है, देखो ये पार्ट ऑफ होल क्वेश्चन, एक पूरे क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट होता है, ये कह सकते हो एक फ्रेज कह लो आप, या तो ठीक है ना। कंसिस्ट
देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस था। एक्सप्रेशन जो है एक क्वेश्चन का पार्ट होता है। मैं इसको आपको एग्जांपल की तरह समझाता हूं। मान लीजिए आपके घर वाले, भाई बहन तो हर किसी के होंगे, जिनके नहीं होंगे तो प्लीज दुखी ना हो, एक एग्जांपल जरूर दे रहा हूं मैं कि आपके घर वाले आपके बाहर गए मार्केट में कुछ खरीदने के लिए, तो वहां से उन्होंने कुछ चॉकलेट्स खरीदी। अब वो कुछ चॉकलेट्स को हमने एक्स मान लिया है, सम चॉकलेट्स को खरीद के लेके आए, जिसमें हुआ ये कि जितनी चॉकलेट वो खरीद के लेके आए थे, ठीक है, उसके अलावा आपके घर से मामा आ गए, ठीक है, मामा ने आके 4 चॉकलेट्स आपको और दे दी। क्या दे दी? 4 चॉकलेट्स आके और दे दी। कुछ घर वाले लेके आए, 4 चॉकलेट आके मामा ने दे दी। अब बताओ कि आपके पास टोटल कितनी चॉकलेट्स होगी? क्वेश्चन तो यही बनेगा, है ना। लेकिन अब इस पूरे, ये तो क्वेश्चन पूरा है, पूरा नहीं है, उसमें एक चीज है जो मैंने छोड़ दी है, बताता हूं। घर वाले कुछ चॉकलेट लेके आए, मामा ने 4 चॉकलेट लाके दे दी। क्या ये पूरे क्वेश्चन को दर्शा रहा है? बिल्कुल नहीं दर्शा रहा है। तो जो x प्लस 4, x यानी सम चॉकलेट प्लस उसमें 4 काउंट हो गई, तो ये एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। इसमें इक्वल टू का साइन कंटेन नहीं करता है। इक्वेशन क्या है? कुछ चॉकलेट घर वाले लेके आए, 4 चॉकलेट मामा ने दे दी। अब मेरे पास में टोटल चॉकलेट हो गई 9। तो बताओ घर वाले कितनी चॉकलेट लेके आए थे? बोलोगे बड़ा आसान है, x इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इज इक्वल टू x की वैल्यू 5 आ गई। जब पूरे क्वेश्चन को हम दर्शाते हैं इस तरीके से लिखते हैं इक्वल टू के साइन के साथ में, ये इक्वेशन कहलाती है, ये एक्सप्रेशन कहलाती है। ठीक है, यही डिफरेंस है, ज्यादा है नहीं। ये ऑल्दो इस टाइम पे समझाने वाला इसलिए बताया क्योंकि कई बार हम गलती कर देते हैं, तो ऐसी गलती दोबारा ना करना। तो ये तो बेसिक चीज थी, इसमें नहीं आते हैं ज्यादा। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की। ठीक है जी, कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। 9th में पढ़ा है वैसे ये चीज हम लोगों ने, लेकिन दोबारा बताया था। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल का मतलब क्या है कि जो भी एक आपको एक्सप्रेशन ये रखी है या कोई भी आपको इक्वेशन दे रखी है, उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 3x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 प्लस 4x माइनस 7। अब इसकी डिग्री क्या होगी? देखो डिग्री हमेशा वेरिएबल की मैंने बोली हाईएस्ट पावर, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है। अब इन सब में सबसे ज्यादा पावर किसकी है? ये वाले की, 3 वाले की। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ये आंसर है। ठीक है जी। तो इसके टाइप्स होते हैं आपके, टाइप्स ऑफ डिग्री। नंबर 1 होती है, पहली होती है आपकी लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं इसको हम लोग। कब होती है? जिसकी डिग्री 1 हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग 3x माइनस 4। अब यहाँ पे आ गई, एक एग्जाम्पल ये ले लिया, एक और ले लेते हैं माइनस y प्लस 8। ठीक है जी, इस तरीके की जो वैल्यू देखी जाएगी आपकी। या एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके बाद, ये जो है 2 एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 2 यहाँ पे। नंबर 2 क्वाड्रेटिक। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक का क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 होती है। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक से एग्जाम्पल है। फिर आती है क्यूबिक की, क्यूबिक यानी 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है जी। फिर आता है बाई क्वाड्रेटिक। क्या आता है? बाई क्वाड्रेटिक यानी 4x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 8। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप, मतलब। फिर आता है आपका, एक आता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट वो होता है जिसमें सिर्फ नंबर होता है। क्या होता है? सिर्फ इसमें नंबर होता है, 5 6 8 ऐसे करके। एक आता है आपका जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या है? जीरो पॉलिनोमियल होता है आपका जिसकी वैल्यू 0 होती है, डिग्री 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको हम नॉट डिफाइन नहीं कर सकते, इसको इसका है ही नहीं, नॉट डिफाइंड है, इसको आप बना ही नहीं सकते। जीरो पॉलिनोमियल। ये कुछ टाइप्स हैं आपकी डिग्री के जो हम लोग आमतौर पर पढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर बेसिक है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमने पहले भी पढ़ी है 9th क्लास में, लेकिन ये बताना जरूरी है क्योंकि इसमें आमतौर पर गलतियां कर जाते हैं हम लोग। इसके बाद में जो मेन टॉपिक आता है आपका, वो करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉज करके टाइप पे लिख लेना, बेसिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज अब हम लोग कर रहे हैं, अभी तो हम लोग पहले पढ़ा बताया, अब हम लोग कर रहे हैं आपका इसी चैप्टर का अगला पार्ट। देखो पार्ट 1 में हम लोगों ने अभी तक करा था कि भाई मैंने आप लोगों को बेसिक्स बताए थे, मैंने देखा ना पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब इसी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो गया। वो बेसिक था, कंसेप्ट वाइज था,
अब जो क्वेश्चंस आते हैं कहां से पूछे जाते हैं, वो यहां से पूछे जाते हैं आपका। तो पहले ज्योमेट्रिकली देखो, दो तरीके से आप चीजों को रिप्रेजेंट करते हो, जीरोस निकालना है, ठीक है ना। तो एक तो ज्योमेट्रिकली करेंगे हम, और एक आप लोगों का करेंगे अलजेब्रिकली। ज्योमेट्रिकली समझते हैं क्या है। ज्योमेट्रिकली में ऐसा दे रखा है आपका कि ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल दे रखा है px, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में कैसे पता चलेगा कि किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी भी इक्वेशन का कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं। तो ग्राफिकली जब हमें बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे, हम सिंपल सा क्या करेंगे, हम लोगों की बुक में, एनसीईआरटी बुक में भी आप लोगों को दो केस दे रखे हैं इस चीज को लेके, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो, ठीक है ना। ओके, सो अब हम लोग कर रहे हैं आपका पार्ट 1 में हम लोगों ने, मैंने आपको ब्रीफ दिया था, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया था अबाउट चैप्टर्स का। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकली हमें रिप्रेजेंटेशन करनी है। देखो नंबर ऑफ जीरोस हम लोगों ने 9th क्लास में भी निकाले थे भाई, सेम उसी तरीके से कुछ ना कुछ है हमारे यहाँ पे भी। तो नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बात करेंगे हम कि किसी भी एक्सप्रेशन और इक्वेशन की नंबर ऑफ जीरोस निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट पता चलेगा कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं बिना उसको सॉल्व किए। तो उसका सिंपल बेसिक तरीका है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी 3 केस दे रखे हैं आपके। आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जो भी पैराबोला, इसको पैराबोला कहते हैं हम लोग ना, राइट, ये पैराबोला होते हैं, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है, इनको पैराबोला कहा जाता है आप लोगों का, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, राइट। ये पैराबोलास हैं आपके। इन पैराबोलास को हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर ग्राफिकली अगर हम किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, ये y एक्सिस है, ठीक है, और ये x एक्सिस है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर जो पैराबोला इस x एक्सिस को जितनी बार काटेगा, जितनी बार इसको काटेगा, उतने नंबर ऑफ जीरोस कहलाएंगे उस इक्वेशन या उस एक्सप्रेशन के। अब यहां पे कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 और ये 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस बोलूंगा तो कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे। सिमिलरली एक और ले लेते हैं कि मान लो मैंने यहां पे बना दिया, अब यहां पे वो एक बार भी नहीं काट रहा है आपका, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, यहां पे इसके नंबर ऑफ जीरोस 0 होंगे। मान लो यहां पे है तो क्या कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, एक भी नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा, यहां पे भी नंबर ऑफ जीरो 0 होंगे आपके, क्योंकि वो x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। एक और ले लेते हैं सर, मान लो अगर वो इस तरीके से कर रहा है तो, अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे काट रहा है वो, ऊपर कितनी बार काट रहा है मैटर नहीं करता, लेकिन x एक्सिस को यहां पे एक पॉइंट पे काट रहा है, तो इसका पैराबोला, इसका जो नंबर ऑफ जीरो होगा 1 होगा। लेकिन अगर यहां पे भी नहीं काटता, ये ऐसे रह जाता, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होते, इसके नंबर ऑफ जीरो एक भी नहीं होते, ठीक है, 0 ही होते। ये सारी बेसिक्स है नंबर ऑफ जीरोस निकालने की। दो केसेस बताए मैंने आप लोगों को, आपकी बुक में 3 केसेस दे रखे हैं ऑलरेडी, एनसीईआरटी बुक में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि शॉर्ट ब्रीफ है, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर आपने तो पूरी क्लास ही यहीं पे ले ली हमारी, और क्या बताना है, क्योंकि मेन क्वेश्चंस भी करने हैं, फटाफट से आ जाओ, ठीक है। अगर जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर लो, अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली और वीडियोस इससे भी खतरनाक बहुत यूजफुल है। मेरे दिए हुए क्वेश्चंस भी कर लोगे ना तो बोर्ड में 110% आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो उनको अच्छे से कर जाना और घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने मेन टॉपिक्स की तो वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बना के शॉर्ट्स और वीडियो बना के डाल रखी है, उन्हें देख लो अच्छे से। बीपीटी हो गई, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो गई आपकी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने बना के रखी है। चैप्टर की ऑलरेडी कंप्लीट होने वाला है। केस 1 में मैंने बताया था आपको नंबर ऑफ जीरोस। अभी तो सिंपल सी बात समझने वाली ये है कि जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उतनी नंबर ऑफ इंटरेक्शन होगी कर्व में, ठीक है, उसे कंसीडर किया जाएगा। दैट इज यहां पे 1 2 3, 1 2 और ये 3 बार वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए उसके यहाँ पे तो हो गए नंबर ऑफ जीरोस, तो कितने हो गए, 3 हो गए। यही केस 2 में है, y एक्सिस पे काटेगा तो कितना, y एक्सिस पे 1 पे काट रहा है, तो जैसे मान लो y एक्सिस पे उसने इस तरीके से काट दिया, काइंड ऑफ आप कह सकते हो। ऑल्दो y एक्सिस पे अभी तो कुछ नहीं आया, नंबर ऑफ जीरोस हमने x एक्सिस की रिगार्डिंग पढ़ा है, तो x एक्सिस के बिहाफ पे ही हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है जी। खत्म हो गया केसेस खत्म होने के बाद में मोर प्रैक्टिकल और मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आते हैं आपके, ठीक है जी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए। क्या है, 3 तरीके से हम 3 टॉपिक्स है हमारे जिसके कारण से नंबर ऑफ जीरोस अलजेब्रिकली निकाले जाते हैं हमारे। पहला हमने कर रखा है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका ये है कि पुट कर दो x की वैल्यू अपने हिसाब से कोई भी ले लो आप। मैंने x की वैल्यू 0 ले ली, तो px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x। मैंने x की वैल्यू को जब यहां पे पुट किया तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। बोलो सर जी तो गलत है, कुछ और ले लो, x की वैल्यू आप ले लो 2, तो x स्क्वायर माइनस 6x, 2 की पावर स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4 माइनस 2 6 द 12, तो माइनस 8, यहां आपकी वैल्यू माइनस 8 आ गई। मतलब दोनों बार अलग अलग वैल्यू ली, अलग अलग मेरा जीरो ऑफ द पॉइंट निकल के आया, और दोनों ही जीरो ऑफ द पॉइंट जो होंगे इसके एक्सप्रेशन जो भी हमें इक्वेशन दे रखी है उसके, ठीक है जी। नाउ मिडिल टर्म स्प्लिट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, 9th में भी थी, यहां पे भी है, समझा देता हूं कैसे होगी ये, समझना। देखो जी पहली और आखिरी टर्म को देखते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं। तो स्टेप 1 क्या होगा इसका, स्टेप 1 में आपने फाइंड करना है मल्टीप्लाई फर्स्ट
एंड लास्ट टर्म, मतलब दैट इज थर्ड। पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, x के साथ कुछ नहीं है यानी 1 है, जब x के साथ कुछ नहीं होता यानी 1 होता है, तो पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं हम, कर दिया, क्या आया 6 आया। अब जो हमारा प्रोडक्ट आया है पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद में, उसी को हमने लेना है। अब हमको क्या करना है, पहला स्टेप समझ में आ गया कि आइडेंटिफाई, मतलब पहले और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करके मेरा प्रोडक्ट निकाल लिया। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है आपने, स्टेप 2 में फाइंड a एंड b सच दैट, आपने a और b फाइंड, अभी a और b कहां से है, बेसिकली हमें दो नंबर लेने आने हैं जिनको मैं प्लस या माइनस करने पे, प्लस या माइनस करने पे मेरी बीच की टर्म आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, बीच की टर्म। बीच की टर्म क्या है, यहाँ पे -5x है, सिर्फ 5x नहीं लोगे, -5x लोगे बेटा, क्योंकि माइनस भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है ना। कई बार ऊपर उड़ने के लिए नीचे गिरना जरूरी है, जैसे कि अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स कम आए, तो वो नंबर इसलिए कम नहीं आए कि तेरे अंदर काबिलियत नहीं है तुम्हारे अंदर, वो नंबर इसलिए कम आए कि तुम और बेहतर कर सकते हो, और वो करना पड़ेगा। हमेशा अपने जीवन में ना हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखो लाइफ जो बनी है ना, ये फुल ऑफ स्ट्रगल से बनी पड़ी है। अब स्ट्रगल जो है लाइफ में हर किसी के रहा है, तो स्ट्रगल को नहीं देखना है, हमें वो मंजिल देखनी है। रास्ता कितना भी कच्चा क्यों ना हो, मंजिल पक्की होनी चाहिए और इरादे पक्के होने चाहिए, तो मंजिल भी मिलेगी और उसको पाने का मजा भी आएगा। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्टेप 1 मल्टीप्लाई, एक और लास्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया था। ए और बी दो नंबर्स हैं हमारे, दो नंबर को हमने खुद ढूंढना है, या तो प्लस करने पे या माइनस करने पे, दोनों में से एक बार करने पे मेरा आंसर बीच वाली टर्म यानी -5x आ जाए, और उन्हीं दो नंबर को जब अगर जो मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 6 आ जाए। तो ये चार नंबर नहीं ढूंढने, नंबर दो ही ढूंढने हैं, लेकिन वो दोनों कंडीशन फुलफिल करने वाला होना चाहिए, वही दो नंबर कि प्लस माइनस करने पे ये आए और मल्टीप्लाई करने पे ये आए। तो क्या करेंगे जी, इसमें फैक्टर बनाएंगे सिंपल सी इसका, 6 1 जा 6, बिल्कुल। क्या 6 में 1 प्लस करके 5 -5 आएगा? नहीं, प्लस करके तो नहीं आएगा। क्या 6 में 1 को माइनस करके 5 आएगा? सर बिल्कुल आएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -5 चाहिए। -5 तभी आ सकता है जब एक नंबर बड़ा हो माइनस के साथ हो, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि 1 - 6 तो कर सकता हूं ना मैं, तो मेरा आंसर तो आ सकता है -5, बिल्कुल आ सकता है सर, ठीक है। एक और तरीका हो सकता है इसके अंदर, 2 × 3, 2 3 का क्या होता है 6, और -2 -3 भी हो सकता है -5, करेक्ट है सर, ये भी पॉइंट है। तो हम ले लेते हैं आपका ये वाला ऑप्शन, ये वाला ले लेते हैं बेस्ट पार्ट। तो हमने निकाला x² - 5x + 6। अब x² फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी, दूसरी टर्म जो हमने तो निकाले उसकी जगह ले देंगे -2x - 3x + 6, ठीक है। इनको पेंसिल से आप अलग अलग कर दो, दो फैक्टर अलग, दो फैक्टर अलग, इनमें कॉमन निकालो। कॉमन निकालने का बेटा तरीका बताता हूं आपको क्या है, इनको खोल लो। x² है ना, x² - 2x - 3x + 6 ओपन कर लो, x × x -2 × x, ठीक है। इसको यही कर देता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। x × x -2 × x -3 × x +2 3 × 2। अब इनमें कॉमन देखो, एक x कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा x -2। अब देखो साइन, जब ब्रैकेट के बाहर साइन होता है, पीछे वाले में जब ब्रैकेट के बाहर साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, बाहर वाले से आ गया तो अंदर का साइन प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस एज इट इज रहेगा, इनमें क्या निकल सकता है 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा x -2, ये सेम आ गया। तो आंसर में x -2 कॉमन आने में एक बार लिख दिया और x -3, ये इसका आंसर है। इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं और इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मिडिल टर्म करने का, स्प्लिट करने का तरीका है आपका, ठीक है जी। मिडिल टर्म स्प्लिट मैंने करवा दिया आप लोगों को, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस बता दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज टॉपिक यहाँ का इसका इंपोर्टेंट, ये वाला इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, और एक चीज इंपोर्टेंट होती है। अब एक नई चीज और आ जाती है इसके अंदर जुड़ के, जिसमें हम बताएंगे इनको रिलेशनशिप बताना है बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होती है जिसकी पावर 2 होती है, ठीक है। चैप्टर नंबर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चैप्टर नंबर 4 ही है, उसकी भी रिवीजन है आपको दे रखी है, तो अपना ज्यादा अच्छे से बताऊंगा वो, ठीक है। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होती है लिखने की, ठीक है जी, जो हमें दे रखी है ऑलरेडी, यहाँ पे लिख रखी है। अब इसके रिलेशंस क्या है, देखो दो तरीके के रिलेशन है। सम ऑफ जीरोस, जब मैं दो जीरोस को सम करूंगा तो क्या आंसर आएगा। अब उनका मैंने नामकरण करा, हम लोगों ने अल्फा और बीटा नाम दे दिया कि मान लो वो दो जीरोस हमारे सम अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा जब भी होगा वो आपका -b/a के बराबर होगा। -b क्या है आपका, -b जो है आपका ये सेकंड टर्म है आपकी, तो सेकंड टर्म को कंसीडर करते हुए हम लोग निकालते हैं अपॉन में a यानी फर्स्ट टर्म, कोएफिशिएंट जो होगा x² का, ये कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है जी। इस तरीके से लिखा जाता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, कांस्टेंट टर्म c अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी a, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है आपका, तो ये इसका 0 होगा। जब भी हमें दो चीजें निकालनी होती हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हिसाब से हम वैल्यू पुट कर देते हैं और आंसर निकालते हैं।
अब कई बार आपको क्वेश्चन दो तीन तरीके के आते हैं, या तो क्वेश्चन आता है आपको अल्फा बीटा निकालने के लिए, मतलब सम ऑफ द जीरोस निकालने के लिए आएगा, या सम ऑफ द जीरोस दे रखे होंगे उससे रिलेटेड आपको उसकी वैल्यू निकालनी होगी या इक्वेशन फॉर्म करनी होगी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, वो बताओ कैसे निकल के आएगी आपकी, ठीक है ना। अब आगे हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है ना, कि क्वेश्चंस कैसे और हो सकते हैं। अभी तक इतना पार्ट आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं ये किया था, हम लोगों ने रिलेशनशिप बताया, मैंने आपको बोला कि इसके बाद में हम लोग जो है करेंगे क्वेश्चंस को, कि क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, मतलब हमें जीरोस भी निकालना है और उसके बाद कोएफिशिएंट भी निकालना है, मतलब रिलेशन भी बताना है। तो आओ इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सॉल्व करने का तरीका जो है आपका, मेरा पेन क्या हो रहा है मेरे साथ भी, कई बार हमें याद नहीं आता कितने पेन हम यूज कर लेते हैं हम लोग। चलो तो x² - 3, अब देखो यहाँ पे तीन टर्म्स आएंगे, तो सर मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होगा, लेकिन होगा ही मिडिल टर्म स्प्लिट से ही। मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं होगा तो बेसिक बिना मिडिल टर्म स्प्लिट के भी हम कर सकते हैं इसको। हमें निकालना है इसका फैक्टर, मतलब जीरोस निकालने हैं, है ना। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए तो मिड टर्म होनी चाहिए ना, जो कि नहीं है, तो क्या करेंगे, तो करके देखते हैं कैसे हो सकता है ये। मेरे को जहां तक है ये a² - b² की आइडेंटिटी लगती है, a + b a - b। अब देखो ये कहां देखा मैंने, कैसे समझा मैंने, क्यों मैंने इसको लगाया, इसका लगाने का एक रीजन मात्र यही है कि ये जो वैल्यू है ना आपकी, ये देखी गई, कैसे देखी गई, मेरे को a तो x² हो गया, अब 3 को मैं 3 को ये लिख सकता हूं √3 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो x + √3 x - √3, बिल्कुल सर करेक्ट है, ये भी हो सकता है आपका। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की आ जाएगी -√3 और एक की आ जाएगी x = √3, ये दोनों जीरोस निकल के आ गए हमारे। तो अब जीरोस तो निकल गए हमारे, पहली चीज तो हमारे को पता चल गई, सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई भी तो करना है, तो वेरीफाई के लिए क्या करेंगे आप, सम ऑफ जीरोस -b/a, यानी अल्फा + बीटा -b/a, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा √3 प्लस -√3 b। अब b क्या है, ये a है और ये b c है, b तो है ही नहीं इसमें कुछ भी, लेकिन कोएफिशिएंट निकालना होता है x का। अब x तो है ही नहीं यहाँ पे, भाई तो कांस्टेंट थर्ड टर्म होगी और फर्स्ट टर्म होगी, तो क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म यहाँ तो आपका 0 आएगा यहाँ पे, अपॉन a कितना दे रखा है आपको 1, इसको सॉल्व करोगे तो 0 में आया 0, हेंस सम ऑफ द जीरोस तो वेरीफाई कर रहा है आपका। प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, क्या प्रोडक्ट भी कर रहा है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे अगर आप अपना, तो वो होता है आपका c/a, प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी √3 मल्टीप्लाई में -√3 इज इक्वल टू में c की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3 दे रखी है आपको, -√3 का स्क्वायर हो गया -3 इज इक्वल टू -3, वेरीफाइड कर रहा है ये भी आपको, हेंस वेरीफाई कर रहा है कि ये वेरिफिकेशन भी बता रहा है कि जीरोस हैं और ये इसको वेरीफाई कर पा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें और हाई लेवल पे जाके क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं आप लोगों को अलग से उन क्वेश्चंस को भी करवा दूंगा कि बोर्ड में और कैसे कैसे हो सकता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर बेसिक समझना ये पड़ेगा आपको कि टॉपिक्स क्या हैं और उससे रिलेटेड हम कैसे कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इन चीजों को जरूर अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन इसी से बनेगा और अच्छे से यही बनेगा आपका। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, और अपने उन सभी दोस्तों से जरूर शेयर करना जो आज की डेट में सबसे ज्यादा या तो डरे हुए हैं या जिनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, उन सबको यहाँ पे रास्ता मिलेगा। और कामयाबी तभी मिलती है जब उसके लिए आप मेहनत करते हो। अगर कामयाबी को पाना है तो उसके लिए अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और अभी की मेहनत लाइफ में आगे बढ़ाएगी आप लोगों को। ऑल द बेस्ट।